मशवरा में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त सईद काजी। कुछ खबरें और फिर मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाते हैं आपसे। क्या 9 मई पर जुडिशल कमीशन बन सकता है? और आज जो ISPR के मेजर जनरल साहब ने जो कुछ कहा उस हवाले से भी बात करेंगे। डील नहीं होगी, ये वाज़े पैगाम शायद आज हम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो आज उन्होंने बात की। सोशल मीडिया के हवाले से भी बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि कानून साजी होगी और इसको जो है रेन इन करने की कोशिश की जाएगी। और आखिर में हम बात करेंगे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब वज़ीर ख़जाना ने, उसमें पेंशन का बार बार जिक्र आ रहा है। अब पेंशन शायद उस तरह से ना रहे, जो पुरानी पेंशन का क्या होगा या जो नए लोग मुलाजिम रखे जाएंगे उनसे क्या होगा। मगर आगाज़ की तरफ आते हैं और ये बात करते हैं जुडिशल कमीशन। मैं आगाज़ करता हूँ ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपसे। हजूर, आपने यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें हमने इलाकाई तौर पर जो ख़तरात हैं वो भी हमने देखे, और उसके साथ साथ ये बात भी आई कि कोई इबाम नहीं है हमारी जो मुक़्तदरा है उसकी नज़र में ये जो 9 मई था, और इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नज़र नहीं आता और कोई भी नहीं चाहेगा कि इस पे कंप्रोमाइज़ हो। लेकिन बहरहाल एक बात तो आई कि जो एविडेंस जहाँ जहाँ आए वहाँ सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस मैसेज को आप इसकी तशरीह कैसे करते हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरम सईद काजी साहब। सर, बात यह है कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो आज सामने आई है वो ये कि उन्होंने क्लियरली कहा है, पहली मरतबा सीनियर ऑफिसर इन यूनिफॉर्म ऑब्वियसली द DG ISPR उन्होंने ये बात की है कि ये सियासी इंतशारी टोला रेफरिंग ऑब्वियसली टू द PTI कि ये माफ़ी मांगे कौम के साथ, सिंसियर माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा यही एक रास्ता है। आपको मालूम है कि इसके कुछ हफ्ते तक ये कुछ हमारे सिलेक्टेड जर्नलिस्ट थे वो थोड़ा बीच में शोशा छोड़ते थे, माफ़ी मांग लें तो मसला हल हो जाएगा, माफ़ी मांग लें तो मसला हल हो जाएगा। तो आज तो बात खुल के सामने आ गई। और दूसरा कोई डील नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट इमरान खान साहब ने अपने 3 रेप जो है उनको भी नॉमिनेट किया हुआ है फॉर टॉक्स विद द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। और दूसरा लास्ट है कि जनाब बातचीत जो करनी है पॉलिटिकल पार्टीज आपस में करें। मैं ये समझता हूँ कि आज द कैट इज आउट ऑफ द बैग खुल के, और ये इंडिकेट ये कर रहा है कि 9 मई के ऊपर जो पोजीशन है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, जो पिछले साल भी थी जब DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो पोजीशन उसी तरह कायम है। और वैसे भी परसों 9 में आ रहा है तो जो लग रहा है कि ये गुस्सा जो है कम नहीं हुआ। लेकिन ये जो 9 मई को हुआ, ये इसमें तो हमें सबको मानना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि कोर कमांडर हाउस जैसी मिलिट्री फैसिलिटी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस ओहदे का जो लेवल का जो हाउस था वो भी जलाया गया। और बाकी इतने जगह मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पूरे पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड। तो गुस्सा जो है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का वो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन मैं अब एक इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। जुडिशल कमीशन वो उसकी भी आज उन्होंने खुल के चले बात कर ली। पहले कभी इस तरह किसी मिलिट्री ऑफिसर ने जुडिशल कमीशन की बात नहीं की थी। वो कि ये PTA का एक बुनियादी राह है कि जनाब आप जुडिशल कमीशन बनाएं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ जुडिशल कमीशन, हाँ, अगर कल को कोई बातचीत आगे चलती है, कोई मिडिल लाइन ली जाती है और इमरान खान साहब को फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं और आगे आते हैं सिंसियरली बातचीत करने में ताकि स्टैंड ऑफ को खत्म किया जाए, कन्फ्रंटेशन की सजा को खत्म किया जाए, तो ठीक है जुडिशल को ये बन जाए। लेकिन जारी बात उसमें टाइम लगेगा। वो फिर आपको पता है 2014 से अगर होता है तो उसमें इट विल टेक मैनी मंथ्स और एक और सजा कायम हो जाएगी मुल्क में। लेकिन मैं भी ये कह रहा हूँ कि इस स्टैंड ऑफ वाली पोजीशन में, इस कन्फ्रंटेशन वाले माहौल को ख़त्म होना चाहिए। ये अब बड़ा क्लियरली चीज़ सामने आ गई है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी और हमारी मिलिट्री लीडरशिप के ना ये तनाव है। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब should show flexibility, should take a step forward and show that he is a statesman for the sake of Pakistan and for the respect of the military। और उन्होंने कई मरतबा कहा है कि मैं 9 मई को कंडेम करता हूँ। आपकी बात आ गई फारूक हमीद साहब। मैं बढ़ता हूँ आगे। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखी साहब, थैंक यू वेरी मच रोखी साहब। आपके वक्त
वक्त के लिए। ये इसका मतलब ये है कि ये डेड लॉक है और ये डेड लॉक कंटिन्यू करेगा और बड़े क्लियर टर्म्स में हमारी जो मुक़्तदरा है उन्होंने आज अपना इंडिया दे दिया है। तो आप ये समझते हैं कि ये अब द स्टोरी इज़ ओवर फॉर पीटीआई? रोकड़ी साहब, ये जो तमाम एक्टिविटी शुरू की गई जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कानूनी तरीके से दूसरी पार्टीज ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया, तो इनका काम ये था कि ये दूसरे तरफ आकर बैठ जाते अपोजिशन में और अपना काम करते। जो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा यही काम है करना। इन्होंने एक अडॉप्शन की जानते बूझते हुए एक ऐसे रास्ते की कि 2 साल इन्होंने इंसाइट किया और इन्होंने इस कौम को कि जहां पर आपके शोहदा से मोहब्बत, जहां पर आपके आम आदमी जो पब्लिक है, जो आम आदमी पब्लिक है, वो जो बच्चा है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता था, शायर पाकिस्तान से मोहब्बत, झंडे से मोहब्बत, मीनार पाकिस्तान पे जाके खुश होना, आपके फौजों के टैंक्स को देख के खुश होना, हवाई जहाज़ों को देख के खुश होना। 2 साल टारगेट किया गया उस तमाम लोगों को और वी वर नॉट रेडी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी हम तैयार नहीं थे। लोग उन्होंने इस सोशल मीडिया का फायदा उठाया और उसके ऊपर एक 2 साल की लगातार मुहिम चलाई गई जिसके अंदर उनका पूरे का पूरा बयानिया ये था कि किसी तरीके से आपकी पब्लिक ऑफ पाकिस्तान टकरा जाए अफवाज पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने इस मिशन को पूरा किया। 9 मई उस मिशन को पूरा करने की एक झलकी है एंड दे ओन इट। वो इसके ऊपर कोई शर्मिंदा नहीं है ये 9 मई करने वाले, बल्कि इसको कराने वाला जो रोकड़ी साहब, माफी चाहता हूँ मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। डू यू थिंक एन ब्लॉक एन मैस पूरी पार्टी का ये था, मौक़िफ़ था, प्लान था, या देयर वाज अ सेक्शन ऑफ द पार्टी जो वेंट जो के इस तरीके से रैन रॉयट? मैं उसी तरफ आ रहा था। देखिए, पूरे लोगों का जहन बना दिया गया। जहन कच्चे होते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर या एक पॉश एरिया का रहने वाला बच्चा या बच्ची जिसके घर के अंदर 3 गाड़ियां खड़ी हैं, और एक मेरे इलाके के गांव या किसी भी गांव का बच्चा जिसके घर में 3 बकरियां और कुछ हैं, वो दोनों के इश्यूज अलग हैं, उनके मसाइल अलग हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि पौने 4 साल हमने जो गवर्नमेंट की, जो हमारे फेलियर्स हैं, जो हमने तबाहियां की हैं, जो हमने इस मुल्क की बर्बादियां की हैं, और जो हमने डीसी के ओहदे भी बेचे हैं, उन तमाम पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने इतना ही बड़ी मूवमेंट शुरू की कि उन तमाम चीजों को उस तरफ ले गए। दूसरा, पाकिस्तान ने पॉपुलिज्म का इशू पहले कभी भी नहीं था। आपके मुल्क में हीरो वर्शिप एग्जिस्ट नहीं करती थी। फर्स्ट टाइम आप पॉपुलिज्म का शिकार हुए और बुरे शिकार हुए, इसलिए ये वायरस फैल गया। और ये वायरस फैला, दिलों के अंदर खामखा की नफरतें, कदूरतें। पहले भी हम डिवाइडेड सोसाइटी थे, सेक्टेरियनिज्म, फलाना। अब उन तमाम चीजों को इन्होंने पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया और उसको लेकर चले, और 9 मई को जाकर उन्होंने वो काम कर दिया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब हमें इसके अंदर करने की जरूरत ये है, जो हमने जाना है, जो आपका सवाल है, कि इन मैसेज को, जो बच्चे हैं जिनको हमने एक बेहतर फ्यूचर देना था, जिनको हमने लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी थी, हमारे पास मिनरल्स, हमारे पास दरिया, हमारे पास जमीनें, क्या ये मुल्क सिर्फ उन लोगों का है कि जिनके पास 10-10 करोड़ के घर हैं या जिनके पास 4-4 गाड़ियां? बाकी सोसाइटी तो डिप्राइव्ड है। उस डिप्राइव्ड होने की वजह से उनके अंदर के माफी चाहता हूँ, एक सवाल और उसके बाद मैं चीमा साहब माफी, मैं आपको इंतजार करवा रहा हूँ, आपसे भी बहुत अहम बात करनी है। ये जो आप 10-10 करोड़, ये जो आप इशराफिया, इसकी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, ये पॉपुलरिज्म या जो भी आप इसको कह रहे हैं, इसकी वजह एक ये भी तो है कि सिर्फ एक ही 4 खानदानों के बच्चे लायक हैं, बाकी तो बेचारे किसी काम के नहीं हैं। रोकड़ साहब, देखिए, मैं इसको भी डिनाई नहीं करूंगा कि किसी चीज के रिएक्शन के अंदर एक चीज आ रही होती है, और वो रिएक्शन के अंदर कई दफा समझ नहीं आ रही होती कि हम जो काम कर रहे हैं रिएक्शन में, ये ज्यादा भयानक है, क्योंकि बच्चों को हमारा जो इंटेलेक्ट लेवल है वो अभी तक उस तरह नहीं पहुंचा जैसे दूसरे मुल्क है। यानी आपकी बात जो सबसे अहम बात आई वो ये कि बहरहाल ये शायद प्रो नहीं था, एंटी था रिएक्शन, जो मैं आपकी बात समझाऊं। नॉट ओनली दिस, बहुत सारी चीजों का रिएक्शन है। लेकिन मैं आखिरी कमेंट ये करूंगा कि हमें जरूरत है इकोनॉमी बेहतर करने की और दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर की,
और हमने अपने मुल्क के ये जो इदारे हैं इनकी मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। चीमा साहब बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया चीमा साहब। चीमा साहब, मैं आपका जो सब्जेक्ट है इस पे आता हूँ। हालांकि वो ये कहा गया कि किसी किस्म की दहशत गर्दी के हवाले से नो टॉलरेंस, और आज जो दहशत गर्दी सरहद की इस तरफ से हो रही है, अफगानिस्तान की तरफ से, उस हवाले से बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है। तो आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि हम इस ख़तरे को कैसे काउंटर करेंगे, और क्या आप समझते हैं स्ट्रेटजी होगी? कमर चीमा साहब। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो हम ये समझ रहे थे कि वो एक रियासत की तरह ऑपरेट करेंगे, लेकिन क्योंकि वो नॉन स्टेट एक्टर की तरह ही ऑपरेट कर रहे हैं, वो दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो उन दहशतगर्द ग्रुपों के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं जिनके साथ उन्होंने मिल के जो उस वक़्त में जो वो कहते हैं फ्रीडम जो के स्ट्रगल करते रहे। अब क्वेश्चन ये है कि क्योंकि अफ़गान तालिबान ने चूज़ कर लिया है TTP को ओवर पाकिस्तान, और वो यही कह रहे हैं कि TTP मौजूद नहीं है, जबकि पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली एक चीज़ कही जा रहा है। सो इस सिचुएशन में देखें, जब दहशतगर्द ग्रुपों के ट्रांसनेशनल कनेक्शन होते हैं तो उस पर ममालिक की लिमिटेशंस होती हैं। जैसे अमेरिका और पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म के हवाले से कोऑपरेशन है, इस तरह जब तक तमाम ममालिक मिल के अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डालते कि हाँ आपके यहाँ जो दहशतगर्द जमातें बैठी हुई हैं उनको ख़त्म करें या उनके दहशतगर्द उन मुल्कों के हवाले करें जहाँ जहाँ वो मतलूब हैं, तो तब तक कैसे चीज़ें चल सकती हैं? आप पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला करने को तो इतनी बड़ी हम एक्शन तो नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान के पास लिमिटेड चॉइसेस हैं, दो तरह के, एक तो सीधा ना काइनेटिक ऑपरेशन करें, ऐसी हाइड आउट्स दहशतगर्द ग्रुपों की जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, वो आपने सुना होगा DGISPR ने कि 13,000 से ज़्यादा छोटे बड़े ऑपरेशन किए। लेकिन अदर दैन दैट ये जो मसला है ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई एथनिक बेस्ड मिलिटेंट्स हैं, ये रिलीजियस बेस्ड मिलिटेंट्स भी हैं। सो इतने बड़े स्पेक्ट्रम में फौज, आपको पता है कि पिछली हुकूमत में तो कन्फ्यूजन थी कि लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, और डायलॉग हो रहा था और TTP के लोगों को वापस लेके आया था। अब ये नई डिस्पेंसेशन आई है, ये कह रही है कि नहीं लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगी। सो लगता ये है कि अफ़गानिस्तान को बड़ा सख्त मैसेज दिया गया है। हमने वहाँ उनके इलीगल लोग भी यहाँ से भेजे हैं, अब तकरीबन 5-6 लाख की तादाद में। पाकिस्तान जो है वो अपनी सिक्योरिटी एंड सोसाइटी के मामलात में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। वीज़ा रजीम को रिवाइज कर रहे हैं ताकि हर कीमत पे जो इन्फिल्ट्रेशन है और जो बाकी जो चीज़ें हैं जिससे हमें पता नहीं चलता कि वहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं या आम आदमी आ रहा है, उसको जो है वो मैच्योर किया जा सके, और साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के ज़रिए प्रेशर डाला जा सके अपने चीनी भाइयों के ज़रिए। देखें ना आप, चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर की CPEC-2 की बात हो रही है इस वक्त, लेकिन अगर ऐसे दहशतगर्द ग्रुप जो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं और अफगानी जो सुसाइड हमले करेंगे चाइनीज़ पे, तो क्या चीन और पाकिस्तान को मिल के अफगानिस्तान पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए? सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तो होल ऑफ ए गवर्नमेंट एंड होल ऑफ ए सोसाइटी अप्रोच के तहत इससे लड़ रहा है, लेकिन विदाउट अदर ममालिक की सपोर्ट के बगैर हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा इस तरह के दहशतगर्द ग्रुपों को डील करना जो कि किसी एक मुल्क में मौजूद नहीं है, जिनके फुटप्रिंट्स बहुत सारे मुल्कों में हैं, जिनको पैसा बहुत सारे मुल्कों से आता है, जो अपनी आइडियोलॉजी बहुत सारे मुल्कों को शेयर करते हैं। सो ये एक डिफिकल्ट चैलेंज है, लेकिन स्टेट एंड सोसाइटी इसके लिए कटे हैं। हमें टेक इट ऑन। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब, मैं बात यानी आता हूँ, रोखड़ी साहब ने जो बात की उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी तरफ आता हूँ। बात ये है कि हम समझते हैं कि ज़ाहिर है जो पॉपुलिज्म है, अगर उसके पीछे कोई बहुत नज़रियाती साउंड नज़रियात ना हो तो वो ज़ाहिर फिजल आउट हो जाता है, ये तो अपनी जगह पे। मगर सवाल मेरा आपसे ये है कि जो बात रोखड़ी साहब ने की कि ये जितना एक जो यहाँ की पॉलिटिकल एलीट ने ऐलान जंग कर रखा रहा हमारे पिछले कई दहाइयों से, कि आप देखते हैं नीचे गुर्बत है, पेट्रोल की कीमतें देखें, इन्होंने जो मुआहदे किए बिजली के वो देखें, मुल्क के जो प्रॉफिट के ब्लैक होल थे, चुनांचे उसका नतीजा ये निकल आया। तो जब तक हम इसको ऊपर से ठीक नहीं करते, नीचे से कैसे ठीक होगा? जनाब ब्रिगेडियर साहब।
देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इज अंडर एलीट कैप्चर बड़ी दिहाइयों से, और ये एलिटिस्ट जो आप उनको फैमिलीज कहें या एलिटिस्ट पार्टीज कहें या एलिटिस्ट माइंडसेट वाले जो लोग हैं, वो उनका पूरा बिजनेस पे भी कैप्चर है, उनकी पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा रोल है, और वो बड़े उनके ताल्लुकात हैं माफिया के साथ और ऑब्वियसली विद इन द गवर्नमेंट ऑल्सो। अब हो ये रहा है कि ये सूरत हाल बन गई है कि वो एलिटिस्ट लोग जो हैं वो उस तरह का टैक्स देने को तैयार नहीं है, वो उस तरह की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। रियासत और रियासत के इदारे, मैं बात कर रहा हूँ सिविलियन इदारे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, और बाकी इदारे जो हैं ये पाकिस्तान के आवाम से कुर्बानी चाहते हैं, आवाम के लिए आवाम कुर्बानी दें। अब ये और तो रेवेन्यू रेज कर नहीं सके हैं, वो कहते हैं जनाब पेंशनर जो हैं अब इनके ऊपर कुछ कट लगाएंगे। भाई जो ऑलरेडी टैक्स देते हैं, जो ऑलरेडी टैक्स के बोझ के अंदर दबे हुए हैं, कीमतों के अंदर दबे हुए हैं, आप उनको मजीद और कितना लोड करेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में जब तक इस एलीट की कमर नहीं तोड़ी जाएगी, इस एलीट को जमीन पे नहीं लाया जाएगा, जमीन का मतलब यह है कि उनको अपनी पोजीशन में नहीं रखा जाएगा, और जो जिस तरह उन्होंने जरगमाल बनाया हुआ है रियासत के तमाम मामला को, ये वीट स्कैंडल ही आप ले लें, पीटीआई के गवर्नमेंट में आटा कमीशन, शुगर कमीशन, याद है आपको? कभी कोई इतनी जीआईटी बनी, इतने कमीशन बने, एक बंदा भी पकड़ा गया, एक बंदा भी जेल गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एलीट कैप्चर की वजह से आवाम पे लोड बढ़ रहा है, आवाम परेशान है, इकोनॉमी हमारी आगे नहीं चल रही है, और हमारा सारा इन्हिसार जो है वो कर्जे के ऊपर है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मैं पिछले सेगमेंट छोड़ गया, वो ये है सईद कादरी साहब 3 प्रपोजल अभी तक आ चुके हैं इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए। एक आरिफ अलवी साहब का प्रपोजल प्रेसिडेंट जब वो थे वो नहीं चला, हमने बड़ा सपोर्ट किया। फिर उसके बाद अपना आगे हमारे ये जो एक वजीर हैं, मैं जिन से नाम निकल रहा है, दुरानी साहब, उनका मामला भी चला कुछ महीने पहले तक, वो भी आगे नहीं गया। अब जनरल लोधी साहब जो हैं वो भी एक प्रपोजल ले आए हैं, और उनके बाकी प्रपोजल में फ़र्क तो एक है कि जनाब 2 साल तक मौजूदा सेटअप जो है वो चलता रहे, लेकिन अभी तक उस पर कोई हमें पता नहीं कि क्या कबूलियत है नहीं है, आगे बढ़ता है या नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर पाकिस्तान के अंदर इंटरनली हम इस डेडलॉक को नहीं तोड़ते हैं, इमरान खान साहब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करते फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, तो माजी में 2 मिसालें तो बड़ी क्लियर है हमारे पास। नवाज शरीफ साहब के साथ जब जनरल मुशर्रफ का टकराव हुआ था तो क्या हुआ, 1 साल वो जेल में थे, सऊदीज आए और वो नवाज शरीफ को निकाल के ले गए और एक डील होगी, बाकायदा रिटर्न डील। नंबर 2, जब बेनजीर भुट्टो का मामला आया, पीपल्स पार्टी का और जनरल मुशर्रफ का इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आई और एनआरओ उन्होंने करा दिया। तो अगर हम लोग ये इस मामले को रिजॉल्व आप ये कह रहे हैं कि स्टेलमेट किसी तरीके से ख़त्म होना चाहिए, मतलब है हम पीटीआई के बानी की जो पर्सनैलिटी देखें, अभी तक तो रोकड़ी साहब वो बज नहीं हो रहे, और कोई जो जाता है, मेरे प्रोग्राम में कई दफ़ा दोस्त आके कह चुके हैं कि जी वो कोई जाता है तो बात भी करे रिकॉन्सिलिएशन की तो वो डांट देते हैं। तो फिर ये वो सख्त क्या था जिसे कहते हैं कि तड़क के टूट गया दिल का सख्त, ऐसा था, तो कुछ ऐसा ही होना है। काजी साहब बात यह है कि पहली मिसालें इस मिसाल पे सादिक नहीं आती। ये वाला जो चैप्टर आप देख रहे हैं ना पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की तारीख में ये चैप्टर आपको पहले कभी नजर नहीं आया। पॉलिटिकल कंप्लीट हिस्ट्री के अंदर आपको ये चीज नजर नहीं आई जो इन्होंने क्रिएट की। लेकिन इन्होंने क्रिएट की क्यों, और इनके क्रिएट करने का फायदा किसको जा रहा है, और ये एक ही स्टैंड पे क्यों अड़े हुए हैं, वाई इसके अलावा हिलते क्यों नहीं है? क्या इनको और कुछ नजर नहीं आया, या अपने दौरे हुकूमत के अंदर इन्होंने कोई कुछ काम किए हुए हैं? यानी इन तमाम चीजों को स्टडी करने की जरूरत है। मुझे ये समझ है, क्योंकि मैं इनके साथ इस मामले में इस पैचअप को कराने से ही तो हमारा इनके साथ इख्तलाफ शुरू हुआ। मेरा ये कंक्लूजन है कि ये कभी भी किसी भी सेन डिसीजन की तरफ, अच्छे डिसीजन की तरफ, जिससे पाकिस्तान को फायदा हो, जात को छोड़ दें, जिससे पाकिस्तान को फायदा हो, ये कभी भी उस डिसीजन को ना अप्रूव करेंगे और ना उसकी तरफ जाएंगे। और दूसरा, इनके अंदर कमांड जो है, इनके अंदर जो डिसीजन पावर है, उसके ऊपर किसी की कोई अहमियत नहीं है। ये सारे जो नजर आते हैं चेहरे, इनकी कोई हैसियत नहीं है। एक और पॉइंट आप डिस्कस कर रहे थे अशराफिया का। अशराफिया का इशू पाकिस्तान में ये हुआ है कि माफिया अशराफिया की सूरत में आ गई है।
आपको इस तमाम चीजों को देखते हुए जो नंबर 1 चीज आपको रिक्वायर्ड है इस वक्त, वो है एक बहुत अच्छी इकोनॉमी की तरफ जाना, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप चल रहे हैं। और जो आप ये जो बोर्ड आपने बनाया, बड़ा खूबसूरत सम अप कर दिया कि ये इशराफिया नहीं माफिया है। चीमा साहब अड्डों की बात भी हुई और पूरा कैटेगोरिकली कहा गया कि अड्डे ना दिए हैं ना देंगे। इस पे आपका क्या कमेंट है, क्योंकि ये कहानी भी बनाई गई थी एक ज़माने में कि ये अड्डों की वजह से शायद इमरान खान साहब ने अमेरिका की मुखालफत की थी। चीमा साहब, के चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रेलिवेंट रहना तो आता है, और वो इस तरह के जब उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे था, इकोनॉमिकली डिलीवर नहीं कर रहे थे, सियासी जोड़ तोड़ नहीं कर रहे थे और अवाम में अनपॉपुलर हो रहे थे, तो वो कह रहे थे जिंदा कैसे रहना है। तो वो जारी बात है, फिर इंटरनेशनल जो आउटलेट, मीडिया आउटलेट्स को इंटरव्यू देते थे और उसमें कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर दाएं बाजू की मजहबी जमातों ने एक एंटी एम्पीरियल, एंटी वेस्ट एक नैरेटिव अवाम के अंदर मौजूद है और दुनिया मुसलमानों के अंदर ओवरऑल मौजूद है। तो इमरान खान ने उसको कैश कर लिया और कहा जी कि हम अड्डे नहीं देंगे, हालांकि वैसी बात ही कोई नहीं हुई, ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। और वो एक जनरल सवाल था जो एक आई थिंक अमेरिकन मीडिया आउटलेट को ने पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ये कह के ये उसको बनाया, एक इशू बना दिया। और मजे की बात यह है काजी साहब कि उससे कुछ अर्सा पहले तो इमरान खान साहब ने लेटर लिखा हुआ था व्हाइट हाउस में बाइडेन साहब से बात करने के लिए, वो तो लेटर का जवाब ना आया तो उन्होंने अपने। मगर चीमा साहब ये डोनाल्ड ब्लूम के साथ मीटिंग्स भी हो रही हैं, आप ये क्या पैंतरा है? हाँ बिल्कुल। देखिए 2 फैक्टर हैं इसमें। एक फैक्टर तो ये है कि अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स होते हैं यहाँ पे, वो या बाकी जो वेस्टर्न ममालिक के डिप्लोमेट्स हैं, वो हुकूमत और अपोजिशन लीडरशिप, सिविल सोसाइटी से मिलते रहते हैं। लेकिन क्योंकि पीटीआई ने इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट कर दिया हुआ था, इतना मुश्किल में डाल दिया हुआ था सबको, कि वो मुलाकात जो है वो उसकी बड़ी हाई प्रोफाइल बन गई। वरना ऐसी मुलाकातें तो होती रहती हैं। ये मुलाकातें ये मुलाकातें जो हैं वो तो कहा जाता था कि इनका क्या काम है डिप्लोमेट्स का अपोजिशन के लोगों से मिलना, लेकिन आज वो मिल रहे हैं और उन्होंने तरीकाकार ये इख्तियार किया है कि जी हम तो थ्रू फॉरेन ऑफिस मिल रहे हैं। सो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक गिमिक्स नहीं, अवाम के सामने एक बयानिया क्रिएट किया गया था। अच्छा और चीमा साहब वक्त कम है तो मैं चाहता हूँ एक मिनट में पहले फारूक साहब आप ये डोनाल्ड ब्लूम से मिलने को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आप एग्री करते हैं चीमा साहब से कि बिजनेस? मुझे थोड़ा इख्तलाफ है और वो ये है कि इस तरह की इंटेंसिटी ऑफ मीटिंग्स, ठीक है, पीटीआई के लीडर्स को नेशनल असेंबली में मिले और कहा है कि शेयर्ड इंटरेस्ट पे बातचीत हुई है। कौम को बताया जाए, पीटीआई की जिम्मेदारी है कि भाई कौन से शेयर्ड इंटरेस्ट हैं जो कि अमेरिकन एम्बेसडर उनसे बात कर रहे हैं अपना एक वो। और इसी तरह उनकी जो मीटिंग है उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है विद अदर पॉलिटिकल पार्टी टॉप लीडर। मुझे आप ये बताएं कि ऐसी खबरें हमारी चाइनीज एम्बेसडर की क्यों नहीं आती हैं? चाइनीज एम्बेसडर क्यों नहीं जाके हर रोज दूसरे दिन हमारे टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलते हैं? ये क्या बात है? कि मतलब ये है व्हाई शुड दी फॉरेन डिप्लोमेट्स गो अराउंड मीटिंग आवर टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप? रोकड़ी साहब मैं चाहूंगा इस पे आपका भी कमेंट आ जाए। रोकड़ी साहब, मैं ना जी I will agree to what शीमा साहब said. And second, अमेरिकन्स के लिए कंसर्न वाकई होगा भी सही, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका को झूठे तरीके के साथ इन्होंने गंदा किया अपने मुल्क में, पीटीआई ने वो जो कार्ड खेला साइफर वाला, और फिर दूसरी तरफ हर पाकिस्तान को खराब करने के लिए अमेरिका के अंदर जो मूवमेंट्स ये चलाते रहे और चला रहे हैं लगातार, इन तमाम सिचुएशंस को देखें तो फर्स्ट आई एग्री टू व्हाट शीमा साहब सेड, और दूसरा चीज ये है कि अमेरिकन एम्बेसडर और या ये जो बड़ी पावर्स हैं वो अपने मुल्कों को भी बहुत ज्यादा ख्याल करती हैं, दे आर मच वरीड अबाउट देयर ओन कंट्रीज। तो हो सकता है कि उन्होंने इनके साथ उस तनाजुर में भी कोई मीटिंग की हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो इसको इंसाइट किया गया वो यही लोग थे साइफर का, और उसके ऊपर आप देख लें कि जनाब खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, मुझे रोकने को जी नहीं चाहता, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत ही सैर हासिल बहस की। मगर मैं इस बात पे सेक्शन करता हूँ कि ठीक है पॉपुलिज्म से है, उससे हमें एम्प्टी पॉपुलिज्म से बचना चाहिए, मगर जो फैक्टर हैं उसकी क्रिएशन में
उनको भी हमें देखना चाहिए, वो भी बड़े लीथल हैं और हमें उनसे भी जान छुड़वानी पड़ेगी किसी बेहतर मुस्तकबिल के लिए। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हुजूर ये सरकारी मुलाजमीन की पेंशन, IMF की जो डील आ रही है, कीमतें, ये सिलसिला क्या है मैशत का, क्योंकि बुनियाद तो मैशत है, मैशत मुस्तहकम होगी जिसके ऊपर सियासत भी मुस्तहकम होगी। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ मैशतदान जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जो वज़ीर ख़जाना हैं, तो उसमें और भी बहुत से थीम थे, मगर एक थीम जो रेलेवेंट था बहुत लोगों से, वो पेंशन के हवाले से था। उस हवाले से उन्होंने बात तो मलफूफ अंदाज में की, मगर लगता है कि अब इस पेंशन में कुछ निज़ाम में तब्दीली आएगी। तो क्या तब्दीली हो सकती है और जो पेंशनर हैं उन पर क्या असर पड़ेगा डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त आपको शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में अगर हम सिविल पेंशन्स आपके फेडरल और 4 प्रोविंशियल हुकूमतों के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का टोटल जो बिल है उसका अंदाज़ा शायद लोगों को कुछ इतना ना हो। इस वक्त ये मिला के तकरीबन अब 14 से 1500 अरब तक जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट बन चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको किस तरह सस्टेन किया जाएगा, इसलिए कि इसमें आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हमने इसमें नुमाया तौर पर इजाफा किया था 30 से 35% अफरात ज़र के बढ़ने के बाद। अब हुआ ये है पाकिस्तान में कि जो निज़ाम हमने चलाया है बिगनिंग से, वो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम पाकिस्तान में रहा है। यानी कि आम तौर पे होता ये है कि दुनिया में कि अगर किसी को पेंशन की एंटाइटलमेंट मिलनी है तो सर्विस के दौरान वो एक कंट्रीब्यूशन देता है, एक सर्टेन परसेंटेज उसकी इनकम का, और उसको मैच करती है हुकूमत और वो जाता है इनटू ए पेंशन फंड, और फिर जब वो रिटायर होते हैं तो उनको जो कमिटमेंट है वो पेंशन मिलता है। पाकिस्तान में वी हैव हैड नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। तो अब वक्त आ गया है कि कम से कम जो नए एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान के गवर्नमेंट सर्विस में आएंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कंट्रीब्यूटरी निज़ाम आप ले आएँ और पेंशन फंड्स कायम करें, ताकि उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह इनकम का आए उससे आपका जो आगे चलकर जो खर्चे हैं वो कुछ कम हो। दूसरी तरफ जो अहम बात यह है कि पाकिस्तान में पेंशन के एंटाइटलमेंट्स जो हैं, आम तौर पे दुनिया भर में ये होता है कि आपके जो पार्टनर हैं लाइफ में उनको मिलता है अगर आप जा चुके होते हैं इस दुनिया से, और यहाँ तक महदूद रहता है। मगर पाकिस्तान में हमने ये निज़ाम को बच्चों के लिए भी रखा है और काफ़ी इसको फैला दिया है। शायद उनका अब ये ख्याल आया है कि ये महदूद रहेगा और जो पार्टनर हैं उनको ही मिलेगा बस, और खुदा न खास्ता उनके जाने के बाद आप पेंशन नहीं कंटिन्यू होगा। तो अगर ये दो चीज़ें वो कर लेते हैं, कंट्रीब्यूटरी और लिमिटेड कवरेज ऑफ पेंशन्स, तो पेंशन स्कीम विल बिकम मोर मैनेजेबल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन हमारे यहाँ अगर हम दीगर शोबे देखें, नॉट जस्टिफाइंग दिस, जो आपने कहा है कि जी ज़ाहिर कंट्रीब्यूटरी सिस्टम होना चाहिए और नॉन कंट्रीब्यूटरी नहीं होना चाहिए, मगर एक फिगर 2-4 फिगर्स हैं। मिसाल के तौर पर जो इन्होंने बिजली के कारखाने लगाए वो 48,000 मेगावाट के लगा दिए, 1300-1400 बिलियन साल का हम नॉन कैपेसिटी दे रहे हैं, और हमारे पास सिर्फ 25,000 मेगावाट की जो है वो कैपेसिटी है उसकी ट्रांसफ़र की या उसको इस्तेमाल करने की।
तो डॉक्टर साहब ये जो ह्यूज गैप्स हैं, इसको भी ठीक करें, मैं ये नहीं कहता ना करें, मगर जहां असल ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से ये चीज़ें हमें करनी पड़ रही हैं, डोंट यू थिंक कि हमें उधर भी तवज्जो देनी चाहिए डॉक्टर साहब? ये बहुत अहम सवाल आपका है। आपने उसी सेक्टर का जिक्र किया है जो मैंने काफ़ी मर्तबा प्रोग्रामों में कहा है कि पाकिस्तान का ब्लैक होल यानी कि काला सुराख है। ये है आपका पावर सेक्टर, बिजली का शोबा। इसने पाकिस्तान के माशी हालात को बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया है। आपने एक दो आदाद शुमार दिए, मैं कुछ क्रिटिकल फिगर्स पे भी आपको इशारा करना चाहता हूँ। जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट आई है नेपरा की, उसके तहत आपको हैरत होगी कि आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में और बिलिंग लॉसेस दोनों मिला लें तो आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में ये तकरीबन 23% तक पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर 100 यूनिट बिजली आप जनरेट करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो जो पैसा आप कलेक्ट करते हैं वो तकरीबन 77 यानी कि 23 यूनिट्स पर रेवेन्यू बिल्कुल ज़ीरो है। और ये लॉसेस हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन में और बिलिंग में। इस लेवल पर हैरत अंगेज बात है कि मुझे याद है जब मैं बहुत साल पहले लेट 90s में हुकूमत में था, उस वक्त वापदा के पास ये होता था निज़ाम, और वापदा मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर इदारा था। उनके यहाँ कुल लॉसेस हमारे यहाँ 12 से 13% हुआ करते थे, जो आज 23% हो चुके हैं। इसलिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हमने बनाई, इसकोस बनाए वापदा से निकाल कर। इसके बरक्स आप देखिए कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान में जो टोटल लॉसेस हैं वो वहाँ भी इस वक्त कुल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिलिंग लॉसेस 10 से 11% है। जब इतने लॉसेस आपके होंगे तो आपके टैरिफ्स बहुत ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे तो और लॉसेस होंगे। आप एक विशियस सर्कल में फंस चुके हैं। और प्रॉब्लम ये भी है कि जिस तरह आपने कहा कि ओवर एक्सपेंशन हो गई बिजली की कैपेसिटी में, तो फिक्स कॉस्ट्स बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए कि इकॉनमी में इतनी ग्रोथ हो नहीं पाई। पार्टली इसलिए भी नहीं हो पाई कि टैरिफ्स बहुत हाई थे। तो हम एक बहुत ही ख़तरनाक विशियस साइकिल और प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, और बिजली का शोबा हमारा एक काला सुराख बन चुका है हमारी माशी हालात। डॉक्टर साहब, अब हम बहुत से इंटरनेशनल मुआहदों में बंधे हुए हैं। दुनिया एक ख़ास निज़ाम मेशत के तहत चल रही है। इनकलाबात के ज़माने लद गए कम अज़ कम वक्ती तौर पर। तो अब क्या सल्यूशन जो हैं, मिसाल के तौर पर अब निज़ाम तो दो ही थे, या कमांड इकानमी थी या ये आपकी ये इकानमी है, या इसका ये जो ब्रांड है न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का। इसके अंदर तो सल्यूशन कहीं नज़र नहीं आता। अमेरिका, यूरोप, हर जगह कीमतों से बुरकस निकल गया लोगों का। अगर इतनी चौकस मैशतों में ये डिलीवर नहीं कर रहा, तो how while staying within this economic structure we can repair our system, या इसमें से कुछ बेहतर निकाल सकते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मॉडल्स को ट्राई ज़रूर किया है। हद से ज़्यादा न्यू लिबरल निज़ाम हमने फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में देखा, जब प्राइवेट सेक्टर को बेशुमार मराद दिए गए, जिसमें लाइसेंसिंग रजीम, सब्सिडाइज क्रेडिट, बोनस वाउचर वगैरह वगैरह। उसके बाद में हमने देखा एक कमांड इकोनॉमी यानी कि एक सोशलिस्ट पहलू जिसमें नज़र आने लगा, और जिसका थीम उस वक्त था रोटी, कपड़ा और मकान। और वो हमने पीपल्स पार्टी के दौर में पहली जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी उस वक्त देखा। उसके बाद में हमने मिक्स्ड इकोनॉमीज देखे, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी कुछ हद तक मिक्स्ड देखा, मुशर्रफ साहब के दौर में भी ज़्यादातर प्राइवेट कोर्स देखा। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मॉडल्स ट्राई किए हैं। मेरा अपना अंदाज़ा ये है
कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम यकीनन जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी दें, उसको प्रमोट करें, उसको अपॉर्चुनिटी दें कि वो आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट करे और नौकरियां पैदा करे, एक्सपोर्ट करने की कोशिश करे। डायनामिज्म वहीं से आती है और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इसका है हिंदुस्तान का। 1990 तक इंडिया ने सोशलिस्ट मॉडल ट्राई किया, बिल्कुल वाज़े तौर पर सोशलिस्ट मॉडल। उसके बाद में वो स्विच हुए टू न्यू लिबरल मॉडल। और आपको हैरत होगी, चूंकि मैं यूएन का अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुका हूँ और हिंदुस्तान वाज पार्ट ऑफ माय टेरिटरी, तो जब मैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से मिला था कोई 15 साल पहले जब मैं यूएन में था, उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमने आपका मॉडल फॉलो किया 90 के बाद, न्यू लिबरल मॉडल, और देखिए हिंदुस्तान में कितनी कामयाबी हो पाई है। मगर उसकी एक वजह यह है कि हिंदुस्तान में उन्होंने टैक्स के निज़ाम को अच्छा रखा है और हमारे यहाँ हम कुल जो कलेक्ट करते हैं 9%, 9.5% GDP का, हिंदुस्तान में 18% कलेक्शन है। तो इनकम तो प्राइवेट सेक्टर जनरेट करता है मगर उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को आता है और वो एजुकेशन पर GDP का 4% खर्च करते हैं हम, मुश्किल से 1.5-2%। तो मिक्स मॉडल चाहिए, डायनामिज्म चाहिए, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंक्लूसिवनेस। ये कॉम्बिनेशन के बगैर। माय लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो डू करेक्ट मी। एक प्रोग्राम लेके निकल गए मनमोहन, ये जो IMF का था, और हम 23 में फंसे रहे। ये कौन सा मॉडल था हमारा? बिफोर आई आंसर, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप मुझसे मेहनत बहुत करवाते हैं मुश्किल सवाल करके, और कवरेज का वक्त आता है तो आप नहीं, माफ़ी उस बात पे, मुझे दुख इस बात का है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो रिसर्च के बेसिस पे ना हो। इंशाल्लाह आप ये एक लफ्ज़ भी नहीं कटेगा। जी, अब आपने सवाल ये किया कि पाकिस्तान 23 प्रोग्राम में क्यों जा चुका है। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमने बरामदात पर इतनी तवज्जो नहीं दी जितना हमें देना चाहिए था। और आपको तो हैरत होगी कि 15 साल पहले पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बांग्लादेश से ज़्यादा थे और आज बांग्लादेश के एक्सपोर्ट हमसे 2.5 गुना हो चुके हैं। हमारे एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट पिछले 10 साल 1% सालाना, 1% सिर्फ। होता ये रहा है कि जब पाकिस्तान के पास कर्ज़ों की वजह से और या मुख्तलिफ तरक्कियों की वजह से कुछ पैसा आ जाता है तो हमें दरामदाद करने का बड़ा शौक़ है। हम इंपोर्ट बेतहाशा चीज़ें कर लेते हैं, गाड़ियाँ कर लेते हैं, बिजली के चीज़ें ख़रीद लेते हैं, फ़ोन ख़रीद लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। खाने पीने के अशिया भी बाहर से मंगवा लेते हैं। तो इसके नतीजे में आपका तिजारती खसारा बढ़ जाता है। तो IMF के साथ आप जाते हैं तो कुछ पैसा आता है, कुछ बिल्डअप होते हैं रिजर्व्स, फिर आप ख़त्म किए बगैर भाग जाते हैं IMF प्रोग्राम से। एक ही दफ़ा हमने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया है और वो भी उस वक्त जबकि 16 वेवर्स मिले थे। तो अब ये है कि पाकिस्तान हैज़ टू बिहेव लाइक ए सेंसिबल नेशन, एक्सपोर्ट पे तवज्जो, इंपोर्ट्स की मॉडरेशन और रिजर्व्स पे कंसंट्रेशन और सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ रुझान बढ़ाएं तो इंशाल्लाह एक तरह से आपने पूरे में दरिया बंद कर दिया। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें एनलाइटन किया और हमारी कोशिश होगी कि ये लफ्ज़ सारे इसी तरह से जाएं बट फेथफुली। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।